सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी पवन पब्लिकेशन के आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रश्न क्या बनता है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है। जी हाँ, 2018 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों इस वाक्य की पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक, ठीक है ना। यानी कि इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी क्योंकि क्या है, अलग होने का, अलगाव होने का। क्योंकि हिमालय से गंगा क्या हो रही, दूर हो रही है, हिमालय से गंगा निकल रही है। यानी हिमालय और गंगा के बीच जो संबंध है वो अलगाव का हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, वहाँ पर अलगाव हो रहा है, यानी हिमालय से गंगा दूर जा रहे हैं, निकल रही हैं। यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी अपादान कारक, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द में लिखना है। यहाँ पर 2018 में पूछा भी गया है। जी हाँ, 2018 में पूछा भी गया, तो यहाँ पर उत्तर उसी लाइन में हो गया है। यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या हो गया है, वो उसी लाइन में हो गया है। एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्प के 4 पर्यायवाची क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। इसके और भी पर्यायवाची हैं, लेकिन ज़्यादातर कभी कभी 2 ही पूछ लेता है कि पुष्प के 2 पर्यायवाची बताइए। तो 2 पर्यायवाची में आपको फूल, पुष्प लिख देना है। पुष्प के तो पूछ ही रहा, फूल और कुसुम लिख देना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की कि संधि, सुगम, सूत्र एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। देखिए लगातार क्वेश्चन कहाँ पूछे गए, 2018 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, सुगम दुर्लभ, और सूक्ष्म का स्थूल, और स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। ये इनके विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं, विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि नयन एवं नायन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नयन और नायन शब्द, एक नयन शब्द और एक नायन शब्द, दोनों के संधि विच्छेद करना है आपको। 2018 में एक पूछा भी गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यानी कि नयन का ने प्लस अयन, नयन ने प्लस अयन बराबर नयन, और नायक का क्या हो जाएगा, नायक का हो जाएगा नय प्लस अक बराबर नायक। यानी नयन और नायक शब्दों के संधि विच्छेद नयन ने प्लस अयन और नायन नय प्लस अक, सॉरी नायक नहीं, नायक, यानी कि नय प्लस अक नायक हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की कि सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सम उपसर्ग लगा करके 4 शब्द बनाना है। तो शम से आपका एक तो सम्यक हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, संतान हो जाएगा, समताप हो जाएगा और संपत्ति हो जाएगा। ये सम उपसर्ग लगा करके बात की गई है, यानी सम उपसर्ग लगा करके 4 शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं। शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। ये भी 2018 में दोस्तों 4th सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। यानी शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है और एक या अनेक वर्षों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। परिभाषा क्या होती है, यानी कि हम यहाँ पर परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले, एक निश्चित अर्थ है उसको अभिव्यक्त करने वाले वर्गों के समूह को शब्द कहते हैं। एक निश्चित यानी कि अर्थ, एक निश्चित क्या है, एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाला एक वर्ग समूह है ना, वर्ग समूह है जिसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक आदि, जैसे मोहन पुस्तक आदि हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि फटी ना जाके पाँव बिवाई सो का जाने पीर पराई। फटी ना जाके पाँव बिसाई सो का जाने पीर पराई, यानी कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन।
लगभग आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये दोस्तों कि जिसमें पैरों में बिवाई, जैसे दरार कहते हैं ना, फट नहीं जाती, एड़ी जिसे कहते हैं, एड़ी फटती पैर नहीं फटता है, पैरों में बिवाई, यानी पैरों में बिवाई की बात की गई तो एड़ी में दरार जो होती हैं, और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य समझ नहीं पाता है। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य समझ नहीं पाता है। दुखी या पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसका दर्द कितना भी समझने की कोशिश करो लेकिन समझ नहीं पाएगा कोई भी। किस प्रकार, जैसे जो पैरों में दरार होती है, बिवाई हो जाती है पैरों की एड़ियों में, इस प्रकार से जिस प्रकार से उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है, उस प्रकार से दुखी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य समझ ही नहीं सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। देखिए अनुप्रास अलंकार, हालांकि आपके जो चैप्टर है यानी कि आपका 4th सेमेस्टर हिंदी का जो सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन तब भी मैंने पढ़ाया था, जैसे 3rd सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था अलंकार, स्पेशली वीडियो दिया था। चूँकि क्या है वहाँ पर अलंकार नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं, हिंदी मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस में वो चीज़ नहीं है और आपसे नहीं पूछा जाएगा, जी नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है तब भी वहाँ से वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हिंदी की, उसमें मैं स्पेशल फिर से अलंकार का एक वीडियो दे दूंगा आप सभी के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी कोई चीज़ जैसी, देखिए अलंकार है तो अलंकार क्या है, अलंकार कितने भेद होते हैं, अब उनके भेदों के भेद नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ लेता है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के भेदों को कोई एक रख देगा, वो बताइए आप, ठीक है, ऐसे रख देता है, अलंकार पूरा नहीं पूछेगा। तो मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा नॉर्मल चीज़ें जो हैं अलंकार की, और उससे आपका सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ताकि मतलब ये कहने को ना रहे कि हाँ सर अलंकार आपने पढ़ाया भी नहीं था और आ गया भी, उस तरह से हो नहीं जाता है। जैसे 2nd सेमेस्टर मैंने पढ़ाया था और वहाँ से क्वेश्चन बने थे तो मैंने उठा लिया था वहाँ से क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, जहाँ पर एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें जो चा वर्ण है, चा वर्ण की आवृत्ति जो हुई है वो क्या हुई है, चा वर्ण की जो आवृत्ति हुई है वो बार बार हुई है, यानी कि एक से अधिक बार आता है। अगला हो जाएगा आकर्षक, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखना है, 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उत्तर क्या हो जाएगा, आकर्षक यानी प्रतिकर्षक, कृतज्ञ अकृतज्ञ, जागृत सुषुप्त, मुक्ति बंधन, ये इनके क्या हो जाएंगे, इन शब्दों के विलोम शब्द हो जाएंगे। विलोम शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, 10 से 15 20 तक या 50 तक याद कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा विलोम के ऊपर, क्योंकि विलोम बहुत ज़्यादा लगभग पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुविकल्पी में रख दिए जाते हैं, कभी कभी अति लघुत्तरी में रख दिए जाते हैं, और लघुत्तरी में तो मोस्टली उतना नहीं रखा जाता, लघुत्तरी समझ लीजिए ना के बराबर है, लेकिन अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी में जो है ये क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपका 1 नंबर का होता है। तो 1 नंबर ना जाने पाए इसके लिए विलोम शब्द जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं वीडियो आपको दे दूंगा, है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया कि जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, स्वभू, जो अपने से उत्पन्न हो, स्वभू, ठीक है ना, अपने से उत्पन्न, 2017 में पूछा भी गया था ये, है ना। कब पूछा गया साथियों, 2017 में ये पूछा भी गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि छा संयुक्त वर्ण, क्षत्रिय वाला छा जो है उसमें संयुक्त वर्ण किन 2 वर्गों से मिलकर बना है, किन 2 वर्गों से मिलकर बना, 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। का और शा से मिलकर छा बना है, का प्लस शा से मिलकर जो बना है वो क्या बना है, छा बना है। आगे बात करते हैं कि परलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, ये आपका क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा भी गया है। परलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद करना है आपको, तो पा प्लस आधा पा प्लस बड़ा आ प्लस आधा रा, फिर ये हलंत लग जाता तो वहाँ पर वो वर्ड का आधा हो जाता है, ठीक है ना, स्वर नहीं मिलता है, और स्वर नहीं मिलता तब तक वर्ड जो हमारा वो पूर्ण नहीं होता है। ला, बड़ो, ओ, का, ई, का और आ, यहाँ से मिल करके क्या बनता है, परलौकिक बनता है, पारालौकिक बनता है, यहाँ पर वर्ण विच्छेद आपको करना है। आगे बात करते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सभी को पता है यार, सभी को पता है यार, क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये आपका 2019 में और आपका 2016 में पूछा गया है। अब आप यह बात करेंगे सर 2019 में कब हुआ था, तो 2019 वाले जो 4th सेमेस्टर बैक वाले थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अब ये तो कह नहीं सकते हो कि हाँ 2019 सर मेरा ही चल रहा, अभी 2019 का 4th सेमेस्टर हुआ नहीं है, तो पिछले जो बैक वाले होते, जैसे अभी आप जो आपके जो 2019 बैच के प्रशिक्षु होंगे
जो भी फोर्थ सेमेस्टर में भगवान न करे किसी का बैग आया, लेकिन जो तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तो अगर उनका बैग आता है तो क्या होगा, वो 2022 तक या 21 तक या 22 तक या 23 तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो वहाँ पर उनका जो पेपर आएगा तो वो 2021 माना जाएगा। तो अब 2021 वाले प्रशिक्षु क्या कहेंगे, सर मेरे में तो आया नहीं था, तो 2019 वाले बैग जब आए थे तब उनके में आया था। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखना है, यानी खग धरती 2016 में पूछा गया था। ठीक है ना, समानार्थी शब्द यहाँ पर खग और धरती के बताना है, तो उत्तर में खग का हो जाएगा पक्षी और धरती का वसुधा हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि सरोरूह शब्द का अर्थ लिखिए। 2016 में भी पूछा गया, सरोरूह शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कमल के समान। क्या हो जाएगा साथियों, कमल के समान हो जाएगा। अगला हो जाएगा तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। ये आपका जो प्रश्न है ये 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2016 में पूछा भी गया था। तो यहाँ पर तुलसीदास के गुरु जो हो जाएंगे नरसिंह दास हो जाएंगे। कौन थे, नरसिंह दास थे। अगला प्रश्न हमारा होता है कि हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखना। ये भी आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि उनको भी हेल्प हो जाएगी और इधर हेल्प अपनी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। यानी कि अब 2 गद्य विधाओं के नाम कहानी और नाटक हो जाता है। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। हिंदी में अर्थ लिखना है तड़ागा और नृपहा। 2016 में पूछा गया। तड़ागा मतलब तालाब और नृपहा राजा को कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख आपको करना है। तो इनके प्रमुख नाटक आपको पता है कि ध्रुव स्वामिनी, पढ़ा होगा आपने, ध्रुव स्वामिनी, आजात शत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये इनके नाटक थे, है ना, ये इनके नाटक थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वर क्या है। स्वर क्या है, यानी कि जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना बोले जाते हैं। जो वर्ड क्या होता है, किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में तो आपको स्वरों की संख्या तो पता ही होगा, और स्वर कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है ये, है ना। देखिए आप एक भावी शिक्षक हैं, और आप एक भावी शिक्षक हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश किया करें। क्योंकि आप देखिए, आप यहाँ से इन सब को पढ़ के आप नौकरी तो ले लोगे, है ना, नौकरी तो ले लोगे, लेकिन जो सब कर रहे हैं वही आपको नहीं करना है। सब क्या कर रहे हैं, सब तो इधर नौकरी तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पहले से तो यही सोचते हैं सभी कि हाँ हम जाएंगे वहाँ पर और बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन क्या होता है वहाँ का माहौल ही वही बन जाता है, वही माहौल बन जाता है। टीचर अपना बैठा रहता है, मोबाइल में झांकता रहता है, अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में जुझा रहता है, और बच्चे क्या हैं उधर उधर ये अपना लिखा पढ़ा करते हैं, कुछ भी उनको दे देते हैं, लिखो पढ़ो जो मन हो वो करो। और अधिकतर तो बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, लेकिन आपको ऐसा नहीं, आपको एक माहौल जो है वहाँ का बना हुआ है उसको आपको बदलना है। आपको जो रास्ता वहाँ पर जो रास्ते पे वहाँ लोग चल रहे हैं तो वही रास्ता आपको भी नहीं अपनाना है। उन तरह के टीचरों को क्या कहा जाता है, उन तरह के टीचर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आतंकवादी कहा जाता है। उस तरह के टीचरों को, जैसे अपना वो काम करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बॉर्डर पे होता है, तो बॉर्डर पे क्या होता है कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं, तो मान लीजिए कि जवान कैसे शहीद होते हैं, वहाँ पर मान लीजिए एक जवान शहीद हुआ, उसके बदले में 2 जवान मिल करके और 4-5 आतंकवादियों को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो आतंकवादी, वहाँ बॉर्डर पर आतंकवादी हमारे जवानों को मार रहे हैं, और यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर के आतंकवादी होते हैं वो हमारे होते हैं टीचर। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो मान लो वहाँ पर तो हमारे जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नई पीढ़ियाँ मारी जा रही हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब वो ये मत कहिएगा कि जान से मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ। उनको पढ़ने की उम्र में क्या किया जा रहा है, कहीं बैठा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उनका समय जो है वो निकाला जा रहा है। तो दूसरे नंबर के जो आतंकवादी आते हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर आता है, एक गवर्नमेंट टीचर आता है। लेकिन अब आप यहाँ कहोगे कि सर गवर्नमेंट टीचर सभी नहीं होते। नहीं, मैंने सभी के बाद मैंने आपको बताया शुरुआत में मैंने सभी की बात ही नहीं की, मैंने उनकी बात की है जो वहाँ पर जाके बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, अपना पूरा दिन वहाँ पर टाइम पास करते हैं, उनकी बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो 80% है वो ऐसे ही शिक्षक हैं, 80% जो है शिक्षक ऐसे ही हैं। गवर्नमेंट स्कूल के सरकारी जो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, 80% टीचर ऐसे ही होते हैं कि अपना वहाँ पर टाइम पास करने जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करने जाते हैं, हज़ारों सवों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने जाते हैं। तो आपको वहाँ पर आपको ये चीज़ बदलना है, वहाँ पर, है ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ बदलना है। चलिए टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर व्यंजन किसे कहते हैं।
व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर के निम्न भेद होते हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। लेकिन आपने जो मोस्टली पढ़ा होगा आपके डीएलएड में वो ह्रस्व और दीर्घ ही पढ़ा जाता है, मिश्रित स्वर मतलब बहुत ज़्यादा कम ही पूछा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के होते हैं निम्न भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। मोस्टली यही आपके पूछे भी जाते हैं और कभी कभी आपका स्पर्श और अंतस्थ ही पूछा जाता है, कभी कभी स्पर्श और ऊष्म पूछा जाता है ना, और तीनों बहुत कम ही पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, यानी कि ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा, संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त का मतलब ही होता है बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ों से मिलकर, यानी ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का प्लस शा बराबर छा बन जाता है, छतरी वाला, और ता रा त्रा बन जाता है, और जा और यहाँ ज्या बन जाता है। आगे बात करते हैं मिश्रित स्वर को समझिए। मिश्रित स्वर किसे कहते हैं, यानी कि मिश्रित स्वर 4 हैं, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहा जाता है, जो इस प्रकार है। छोटा आ और बड़ी ई बना के ए बनता है, और आ ऊ बना के ओ बनता, बड़ा ओ बनता है, और आ प्लस ए बना के ए बनता है, आ और ओ बना के ओ बनता है। ठीक है ना, ये होते हैं मिश्रित स्वर, यानी कि इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बना होता है। इनको स्वर ही बनाते हैं लेकिन 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलकर के बनाते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि मौन पठन के दोष बताइए। तो मौन पठन के दोष यहाँ पर भयभीत होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक से निकालना, मौन पठन के ये हो जाते हैं। मतलब मौन पठन ऐसे ही होता है ना कि मतलब हम लोग मुंह नहीं चलाते हैं, मुंह को एकदम बंद कर लेते हैं और आँखों से देखते रहते हैं, और उसके बाद आँखों की इधर उधर घुमाया करते हैं, यानी भयभीत होकर पढ़ना। और अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा भयभीत होकर पढ़ना, और ध्वनि को नाक से निकालना, ऐसा कुछ ऐसे पढ़ते नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ऐसी जो आप लोगों ने ध्वनि से नाक निकालकर मौन वाली जो पढ़ाई है वो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेज जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया होगा, हाई स्कूल के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप ऐसी पढ़ाई को स्टार्ट करते हो, मन में पढ़ने वाली। आगे बात करती हैं, और आपके टीचर भी होता है ना, कभी कभी स्कूल में क्या होता है कि आप बच्चों को बोलते हो कि हाँ अगर आप ही जाते हो टीचिंग वगैरह में तो क्या करते हो, अगर बच्चों को याद कराना होता है तो आप अगर सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो आप यही बोलते हो ना कि आप सभी लोग मौन में पढ़िए, मौन होकर पढ़िए, मन में पढ़िए आप लोग, है ना, ऐसा बोलते हो, वैसे ही होता है। आगे मौन पठन का अर्थ क्या होता है, यानी मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन होता है। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। छोटा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। कितना लगता है, 2 गुना इनमें अधिक समय लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है समझाइए, यानी इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं, व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। यहाँ पर जितने भी अतिलघुत्तरी क्वेश्चन है सारे आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ स्पेशल, ये पीडीएफ जो है वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इस पीडीएफ में आपको फ़ायदा ये मिलेगा, इसमें लघुत्तरी मैं इसमें एक ही पार्ट आपको करवा रहा हूँ, एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी तीनों इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी है, ये पीडीएफ आपकी लगभग 100 पेज के ऊपर है, लेकिन हाँ हिंदी का पूरा कोर्स इसमें है। इस पीडीएफ में हिंदी पूरी इसमें है, यानी कि इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको हिंदी कहीं से भी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अनुपठन का क्या आशय है। अनुपठन का क्या आशय है, यानी जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ण होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण 11 लावा होते हैं। अगला होता है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया। कौन का, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार, 4 भागों में बांटा गया है संस्कृत वाला पोर्शन डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। समाचार पत्र किसे कहते हैं, समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है, दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इनमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं।
जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद वितरित किया जाता है, 10 दिन बाद वितरित किया, 10 दिन की खबरें एक बार में, पर डे का पर डे इसमें जो है वो वितरित किया जाता है। आपको तो पता ही होगा समाचार पत्र। कमाल और कमाली किसकी संतान थी? तो कबीर की संतान थी, कमाल और कमाली। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखो। तो शाकेत। मैथिली शरण द्वारा रचित एक महाकाव्य जो है वो शाकेत है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी? महादेवी वर्मा की। उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं? उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। या ठलुआ क्लब किसका निबंध है? ठलुआ क्लब तो बाबू गुलाब राय का है ये ठलुआ क्लब। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नागार्जुन आपको पता है ना, नागार्जुन का तो वैद्यनाथ मिश्र जिसे नागार्जुन कहा जाता था का जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। दरभंगा जिले में हुआ था। और युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और सतरंगी पंखों वाली इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं भी थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1980 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे, यानी ये पत्रकार थे, और आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत रहे। और कुछ समय उपरांत आप प्रताप साप्ताहिक संपादक रहे थे, प्रताप पत्रिका। और इनकी भाषा सशक्त एवं शैली आजपूर्ण और गांधीर्य एवं वक्रता प्रधान रही। आपका निधन, यानी इनका निधन, गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन सन 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो शरद जोशी का जन्म 1931 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी उज्जैन मध्य प्रदेश, जहाँ पर क्या हुआ था? विकास दुबे मारा गया था। आपको तो पता ही है ना विकास दुबे की पूरी कहानी। और जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार है और एक गदा उर्फ अल्लादा दखा अंधों का हाथी आपका प्रसिद्ध नाटक था। और परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने या जीप पर सवार इल्लियाँ, और राह किनारे देख, और दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग्य हैं। और इनका निधन कब हुआ था? 1991 को हुआ था, अभी 1991 को हुआ था। शिवमंगल सिंह, जिसे सुमन कहते हैं, का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो शिवमंगल सुमन का जन्म जो हुआ था 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था, जो कि लखनऊ के बगल है। उन्नाव ज़िले में हुआ था। और आपके काव्य संग्रह हिल्लोर, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। आगे बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी। आप लोगों ने नाम सुना होगा राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो इनका सामान्य परिचय बताना है आपको। देखिए सामान्य परिचय पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? 1881 में ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश में कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। और इनकी रचनाएं नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत और इनके द्वारा प्रकाशित रचित पथिक मिलन नाम खंड काव्य लोकप्रिय हैं। और सन 1962 में इनका देहावसान हो गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी थी? तो कविता संग्रह जो इनका था वो निहार था, रश्मि था, नीरजा था, सांध्य था, यामा और दीप शिखा था। और गद्य रचना इनकी कौन कौन सी? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। और उसके बाद सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर कुछ दिया गया आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सियाराम शरण गुप्त का जन्म जो हुआ था वो 1895 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था, जिला झांसी में हुआ था, है ना, जिला झांसी में हुआ था। और इनके जो कविता हैं, उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। और इनके उपन्यासों में क्या है? नारी की सहनशीलता, आदर्श एवं सरलता इनकी प्रमुख रचनाएं। मौर्य विजय, दुवाचल और आत्मोसर्ग, गोद, नारी और आदि थे। आगे है कि श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी? तो श्री रामचरितमानस मानस नामक काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर में हुआ था।
उर्मिला के रचयिता कौन थे? तो उर्मिला काव्य के लेखक बाल कृष्ण शर्मा, जिसे नवीन कहा जाता है, वो थे। निराला जी जो थे, निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? तो निराला जी की प्रमुख काव्य रचना परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता और अड़िमा और बेला, अर्चना, आराधना और गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो श्री रामधारी दिनकर का जन्म 1908 बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। आगे बात करते हैं सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ एवं मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 यानी कि सन 1478 में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आपको ये 3 रचनाएं इनकी जरूर याद होगा, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आगे बात करते हैं टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? टैगोर की प्रमुख रचनाएं यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की को गीतांजलि के सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और इन्होंने जन गण मन अधिनायक, जय हे राष्ट्रगान की रचना की तथा इसके अतिरिक्त आमार, सोनार, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना की थी इन्होंने। यानी इन्होंने इंडिया के राष्ट्रगान की और राष्ट्रीय गीत जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है उसकी भी इन्होंने रचना की थी। और मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पर गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास तथा नमक का दरोगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवं पूस की रात तो सभी ने आपने पढ़ा होगा, कहानियाँ प्रमुख थी। और प्रश्न, रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रसखान के सुप्रसिद्ध काव्य जो थे वो कौन कौन से थे? सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और राग रत्नाकर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 तथा निधन उनका 1931 में हुआ था। और इनके निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता प्रमुख हैं। अगला हो जाएगा सर्वोदयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर्वोदयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती में हुआ था जिले में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आपको जाना, तो भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म 1907 और 1850 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सन 1850 में हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके पिता गोपाल चंद्र ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि भी थे। इनके पिता भी जी जो थे वो भी कवि थे और हरिश्चंद्र के कवि संस्कार जन्मजात थे, यानी इनके पिताजी थे, इस वजह से इनके जो संस्कार थे वो जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना की थी। सोच लीजिए मतलब एक 5 साल का बच्चा जो कि कुछ नहीं जानता, मतलब एक हिसाब से समझ नहीं, कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक दोहे की रचना कर दी थी। और पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया था। और संवत 1942 ईस्वी में यानी 1885 में 35 वर्ष की आयु में ही महान हिंदी साहित्य सेवी संस्कार से उठ गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत के तीर्थराज प्रयाग है, और जिसमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और मूर्धन्य आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य के वे सदैव संस्मरण किए जाएंगे। और हरिभाऊ उपाध्याय, आप लोगों का नाम सुनूंगा, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिभाऊ उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? जन्म उज्जैन जिले के देवास तहसील के एक ग्राम में सन 1892 ईस्वी को हुआ था। एक यहाँ पर श्लोक दिया गया है, प्रस्तुत श्लोक दिया गया है, दिदान्ते बा पिबेत दुग्धम, निशान्ते चा पिबेत पयः, भोजान्ते पिबेत तक्रम, किम वैद्यस्त्य प्रयोजनम। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, यानी जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में अर्थात प्रातःकाल जल पीता है, जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है, उसको वैद्य डॉक्टर का क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं। मतलब कहने का मतलब हमारे पूर्वज जो कह गए हैं, आज भी लोग कहते हैं
क्या कहते हैं, सोने से पहले, जो सोने से पहले दूध पीता है 1 गिलास, और जो खाना खाने के बाद यानी खाना खाने के समय जो मट्ठा पीता है उसे कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम पड़ती है, ऐसा तो नहीं। आजकल लोग मतलब हम कितना भी स्वस्थ रहें लेकिन वातावरण जो दूषित करने वाले हैं उससे तो हमारा शरीर दूषित हो ही जाता है ना। और बढ़ती हुई जनसंख्या तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको पता है यहाँ पर एक लाख सरकार क्या करती है, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की सोचती है, नौकरी देती है, लेकिन पीछे से क्या होते हैं 20 लाख लोग रोज़गार और आ जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप लोग भी अगर ऐसा काम करेंगे सोने से पहले, बहुत से लोग ऐसे करते होंगे सोने से पहले क्या करते थे, मेरी नानी वगैरह जो मतलब आप लोग देखते होंगे, तो पिछले क्या होता था, आप नानी के यहाँ जाते थे, कहीं भी जाते थे तो आपको सोने के इससे पहले आपको 1 गिलास दूध दिया जाता था। आज भी मेरे घर में मतलब लोग पीते हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी 1 गिलास दूध सोने से पहले पीते हैं। और खाना खाने के बाद मट्ठा, मतलब मट्ठा तो मतलब मोस्टली बहुत ही कम ही है, लेकिन सोने से पहले दूध जो है वो सर्व किया जाता है। आगे बातें करते हैं यहाँ पर कि सुभाषितान, सुभाषितान का शब्द, सुभाषितान का अर्थ लिखिए। यानी सुभाषितान क्या है, यानी सुभाषितान से आशय ऐसे सूक्ति एवं वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा भी मैंने आपको बताया, अलंकार में स्पेशली वीडियो आपको दे दूंगा अलंकार, क्योंकि पूछा भी जाता है अलंकार, है ना, अलंकार जो है पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगर आपको श्लेष अलंकार का पता है तो आप एक लाइन लिख के आप बता सकते हो कि श्लेष अलंकार का एक उदाहरण आप बता सकते हो, ठीक है ना। प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाए, 2019 में पूछा भी गया है। प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द प्रकोप और प्रकार। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो अभी बताया आपको, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, 2019 में पूछा भी गया है। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेता, यानी अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या होता है, अभिनेता होता है ना। तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए, 2019 में पूछा गया है। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कि वह एक बड़ा तालाब है। तत्र एकः विशालः सरोवरः, सरोवरः मतलब तालाब होता है और विशाला मतलब बड़ा होता है। एका मतलब एक, तत्र मतलब वहाँ, अस्ति मतलब है, यानी कि वहाँ एक बड़ा तालाब है। यानी अगला हो जाएगा यहाँ पर कि हर शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हर शब्द का एक रूप, हर शब्द का रूप, हर शब्द का रूप क्या हो जाएगा, एक वचन तृतीया विभक्ति और हरिड़ा हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपका बनता है आज की वीडियो का, जो कि है अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई एक श्लोक लिखना है। तो आप कोई भी लिख सकते हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, ये आपको पता है ये कहाँ का है, ये आपका महाभारत से उठाया गया ये एक श्लोक है। तो आपकी पुस्तक में बहुत सारे श्लोक दिए गए होंगे, देखिए श्लोक के ऊपर भी मैं आपको वीडियो दे दूँगा, मतलब ऐसा कुछ दूंगा आपको कि आपको कहीं पर बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हो इस पीडीएफ में मैंने आपको बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पीडीएफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आपके बहुविकल्पी स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपके क्या स्टार्ट हो जाते हैं, बहुविकल्पी जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और मतलब बहुत बड़ी पीडीएफ ही आपकी बताया ना कि 100 पेज की ये पीडीएफ है। तो ये आपको मैंने एक कोना पढ़ाया हुआ है, जो कि आपको पता है यहाँ पर आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो लगभग होगी 30 से 40 मिनट की वीडियो, यानी 33-34 मिनट की वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक से ही हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ वीडियो कैसा लगा आपको। एंड वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।